हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 18। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम टोपी शीर्षक के अंतर्गत इसके बचे हुए पार्ट को आज हम पढ़ेंगे। इसके कुछ पार्ट को हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था, तो इसमें जो बचा हुआ कहानी का हिस्सा आज हम इसमें इसको पढ़ते हैं। तो आप सभी अंत तक हमारे इस वीडियो से बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे दर्जी की बात सुनकर के आगे गौरैया ने क्या कहा। तो आइए हम पढ़ते हैं। हम तो भैया बेगार में कुछ नहीं करवाते। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले लेना या एक तू ही ले ले, एक हम ले लेंगे। अर्थात जब दर्जी बहुत गुस्सा हो गया, उसके गुस्से वाली बात सुनकर के गौरैया बोली कि भैया हम फ्री में कोई काम नहीं करवाएंगे। तुम ये बुना कपड़ा लो, इसकी 2 टोपियां सिल दो, एक तुम ले लेना एक हम ले लेंगे। तो मुंह मांगा मजूरी पर कौन मुझे तैयार ना होता। अर्थात इस तरह से वाजिब मजदूरी पाकर कौन इंसान न तैयार होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग यानी बहुत ही लगन से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दी। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। अर्थात फिर बहुत ही ज्यादा खुशी से वो दर्जी खुश हो गया कि मुझे तो ऐसी मजदूरी पूरी जिंदगी में नहीं मिली। फिर उसने अपनी कैंची से कपड़े को काटा और बिल्कुल चूहे जैसी फुर्ती के साथ उसने उस कपड़े की टोपी सिल दी, बहुत ही लगन के साथ। और खुश होकर दर्जी खुश हो गया और अपनी तरफ से उसने टोपी पर 5 फुदने यानी 5 फुलने भी लगा दिए। और फुलने वाली टोपी पहनकर गौरैया तो अपने आपे में न रही, यानी अपना वो आपा खो बैठी और अपनी 1.5 टांग पड़ी वो नाचने लगी। फुदक फुदक कर गौरे को अपनी टोपी दिखाने लगी और बोली, मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली। तो गौरे को आखिरकार कहना पड़ा, वाकई तू तो रानी लग रही है। तो गौरैया बोली, रानी नहीं राजा कहो, मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। अर्थात जब गौरे ने कहा कि तुम ये टोपी पहनकर बिल्कुल रानी लग रही हो, तो गौरैया बोली, नहीं नहीं मैं रानी नहीं, मुझे राजा कहो, मैं राजा हूँ और अब कोई भी राजा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। अर्थात टोपी पहनने के बाद उस गौरैया के मन में एक नई इच्छा ने जोर मारना शुरू किया और वो सोचने लगी कि मुझे इस देश का जो राजा है उसका भी एक बार जायजा लेना चाहिए कि वो कैसा है, जिसके लिए इतने सारे काम इस मुल्क में होते, वो भी फ्री में। फिर क्या था, उड़ते उड़ते वो राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। मतलब जिस वक्त या जिस समय वो चिड़िया राजा के कंगूरे पर, महल के कंगूरे पर जाकर बैठी, उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर जो है टहलुए यानी अपने नौकरों से खुली धूप में फुलेल यानी तेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। अर्थात जिस समय वो गौरैया राजा के कंगूरे पर, महल के कंगूरे पर जाकर बैठी, उस वक्त राजा धूप में अपनी बदन पे तेल की मालिश करवा रहा था। उसके नौकर जो है उसकी मालिश कर रहे थे। तो गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्ला उठी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। यानी जब गौरैया ने राजा को देखा तो वो अपने वहीं से बैठकर, कंगूरे से बैठकर ही चिल्लाने लगी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो मालिश करवाते ही राजा की नजर उस गौरैया पर पड़ी।
तो गौरैया के सिर पर फुदनेदार यानी फुलनों से वाली टोपी देख करके राजा की अक्ल जो थी वो चकरा गई। यानी राजा परेशान हो गया और वो गौरैया लगातार रटे जा रही थी। मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो गौरैया की बात सुनकर राजा घबरा गया और बोला, अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फतगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। अर्थात गौरैया की बात सुनकर के राजा चिल्लाते हुए कहा कि जल्दी से कोई मेरी टोपी लाओ जरा, और अपने दोनों हाथों से उसने अपने सिर को ढक लिया। तो टोपी आ गई। राजा ने झटपट अपनी टोपी पहन करके उस गौरैया से कहा, देख रे फतगुद्दी, बहुत चीख रही थी। तो गौरैया ने अब दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया, यानी दूसरे वाक्य कहने शुरू कर दिए कि मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी फुदने नहीं है। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई, यानी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फतगुद्दी की गर्दन मसल दो, पंखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। अर्थात वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और कहा कि मेरे सामने ये ऐसी मजाल कर रही है। इस देश का जो महाबली राजा है उसके सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बहुत ही बुरी तरह गुस्सा हो गया और बोला, अपने सिपाहियों को उसने आज्ञा दी कि इस फतगुद्दी की गर्दन मसल दो, पंख नोच लो, सिपाहियों जल्दी करो, देर ना करो। तो उनके सिपाहियों ने कहा, क्षमा करे महाराज। अर्थात मंत्री ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोले, महाराज हमें क्षमा कर दे, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। अर्थात उस देश का मंत्री थोड़ा सा समझदार था। उसने कहा, महाराज आप हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन मच्छर को मारकर अपना हाथ गंदा ना करे, ये अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले, आओ इसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। तो जब राजा के मंत्री ने ऐसे कहा तो उनकी बातें सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि यह ऐसे नहीं मानेगी ये गौरैया, इसकी टोपी जाओ छीन लो, मैं उसकी टोपी को अपने पैर से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया और बोला, मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। अर्थात जब राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि जाओ इस गौरैया की टोपी को छीन लो, मैं इसकी टोपी को अपने पैर से ठोकर मारूंगा। तो एक सिपाही ने गुलेल की मदद से गौरैया की टोपी को नीचे गिरा दिया, तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लेकर के राजा के सामने आ गया। राजा टोपी को पैरों से दबाने ही जा रहा था कि टोपी इतनी खूबसूरत बनी थी कि उसकी खूबसूरती देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और कारीगरी के इस नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, यानी उसके शरीर में कोई हरकत ही नहीं हो रही थी। वो सोचने लगा, मेरे राज्य में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उलट पुलट कर उस टोपी को देखने लगा। अब आगे, इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में किसने बनाई। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता न चले। अर्थात वो टोपी को खूबसूरती देखकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ इस टोपी को बनाने वाला जो हुनरमंद कारीगर है उसको पकड़ के लाओ। तो राजा की जो चाह थी और उसको पता न चले कि किसने टोपी बनाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो आगे, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, बोला, दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। अर्थात जब दर्जी को पकड़कर राजा के सामने लाया गया तो दर्जी ने कहा, दुहाई अन्नदाता। तो राजा ने कहा, बिल्कुल मेघों जैसी गड़गड़ाहट, बिल्कुल बादल की तरह गरज कर राजा ने कहा कि इतनी बढ़िया टोपी तुमने हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो उस दर्जी ने कहा, दुहाई अन्नदाता। तो राजा ने कहा, हमें दुहाई नहीं चाहिए, हमें तुम वजह बताओ, कारण बताओ। तो दर्जी ने कहा, कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज।
ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं वजह बताओ। अर्थात जब दर्जी ने कहा कि कपड़ा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का था, बहुत ही मोटा और खूबसूरत था, तो उसकी बातें सुनकर के राजा बिल्कुल नाग की तरफ फुफकारते हुए बोला कि ऐसा उम्दा यानी ऐसा खूबसूरत कपड़ा किसने बुना हमारे राज्य में? तो गिरते पड़ते बुनकर भी हाजिर हो गया। उसने कहा कि माफी बख्शे सरकार, अर्थात सरकार हमें माफ कर दे। तो राजा ने कहा कि माफी नहीं, तुम वजह बताओ, कारण बताओ। तो उस जो बुनकर था, जो कपड़ा बुनने वाला था, उसने कहा सूत बहुत ही उम्दा था सरकार, यानी सूत बहुत ही अच्छे क्वालिटी का था, एकदम महीन और लच्छेदार था। तो आगे राजा ने कहा इतना महीन सूत किसने काटा? शेर की तरह वो दहाड़ मारकर गुर्राने लगा या दहाड़ने लगा। तो गिरते पड़ते कोरी भी हाजिर हो गया। कोरी ने कहा जान बख्शे महाराज। तो महाराज ने कहा, यानी वहां के राजा ने कहा कि जान नहीं, तुम कारण बताओ। तो उस कोरी ने कहा कि रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। तब आगे राजा ने कहा इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? अब बिजली की तरह आवाज में वो कड़कते हुए राजा ने कहा। तो हाफते छाटी पीटते जो दुनिया हाजिर हो गया और बोला क्षमा अन्नदाता, यानी क्षमा करे अन्नदाता। तो राजा ने कहा क्षमा नहीं, कारण बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? तो राजा के गुस्से को देख करके धुनिया जमीन पर लेटकर कहा कि आपके लिए भी काम किया है सरकार, आगे भी आपके लिए हम काम करेंगे। तो आगे हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं है? अर्थात राजा ने कहा दुनिया की बात सुनकर कि आज तक हमारे लिए जो भी काम तुम लोगों ने किया वो उसमें इतनी खूबसूरती क्यों नहीं है? तो दुनिया बोला अब है दान दे तो बोलूं सरकार, यानी हमारा अगर जान बख्श दे तो मैं बोलूं। तो राजा ने कहा चलो दिया, यानी चलो हमने तुम्हारी जान बख्श दी, अब बताओ। तो आगे उस धुनिया ने कहा महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी वह आधा दे देती थी, इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत यानी खूबसूरती आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था, मतलब बार बार वो जमीन पर लेटकर राजा से क्षमा मांग रहा था। तो गौरैया ने कहा देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इतना धन घट गया लगता है इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। यानी गौरैया भी वहां खड़ी बारी बारी से बुनकर, और जो बुनकर था, जो धुनिया था, जो कोरी था, जो दर्जी था, सबकी बात सुनती रही। और लास्ट में उसने कहा, अंत में उसने कहा देख ले राजा देख ले, ये जो मैंने टोपी बनवाई है इसके पूरे मोल चुकाए, इसकी कीमत मैंने चुकाई है, फ्री में नहीं बनवाई है। और आगे वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि ये राजा तो कंगाल है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास एक टोपी के लिए भी पैसे नहीं है, तभी इसने मेरी टोपी छीन ली। अब आगे राजा तो वाकई अकपका गया था, यानी राजा वाकई में बहुत ही सकपका गया था, परेशान हो गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, यानी उसकी टोपी उसको कम खूबसूरत लग रही थी, तीसरे खजाने की खुलती पोल, इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने ख्वाजिमे का बोझ खजाना, अर्थात राजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। मतलब जितने उस राज्य के कारीगर थे उस सब ने उस गौरैया की मदद की, उसकी टोपी बना दी, और गौरैया की टोपी के सामने राजा की टोपी अच्छी नहीं लग रही थी। और तीसरी बात यह थी कि खजाने की जो पोल थी, यानी खजाने के बारे में जो असली बात थी, इस पक्षी को कैसे पता चल गया कि खजाने में धन की कमी है। और राजा आके सोचने लगा कि मैं इतने ज्यादा बेगार यानी फ्री में काम करवाता हूँ, बहुत ज्यादा सख्ती से लगान वसूलता हूँ, फिर भी राजा का खजाना है, राज्य का जो खजाना है वो खाली ही रहता है। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। अर्थात राजा सोचने लगा कि मैं इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीता हूँ, इतना अपने ऊपर खर्च करता हूँ, तो इन सब के बावजूद मेरे खजाने में धन कमी नहीं होगा तो क्या होगा।
अब आगे तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने, अर्थात सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे ये तमाशा देखने के लिए जो गौरैया ने फैला रखा था। मंत्री ने हौले से कहा, ने धीरे से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। यानी मंत्री ने धीरे से कहा, ये मुंहफट चिड़िया इतना ज्यादा बोल रही है कि महाराज का जो सही शक्ल है वो सबके सामने आ जाएगा, अर्थात महाराज की इज्जत आज चली जाएगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अर्थात जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया राजा ने घबराकर अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसकी टोपी वापस कर दिया जाए। सिपाहियों ने उनका कहना माना, उस टोपी को कंगूरे की ओर फेंक दिया। तो गौरैया ने फिर से अपनी टोपी लेकर के अपने सिर पर पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा बहुत ही ज्यादा डरपोक है, ये मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी वापस लौटा दी। तो आगे जो है राजा कहने लगा कि इस मुंह फट के मुंह कौन लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। अर्थात राजा भी हार मान चुका था और उसने कहा कि अब इस गौरैया जो ये मुंह फट है इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। और इतना कहकर राजा अपना जो है काम करने लगे। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।